आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, थियरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होता है उसको हम लोगों ने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ लिया है, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की थियरी मोर जनरल है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के ज़्यादा डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए जो है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस जो टर्म हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो पहले चैप्टर में जो होमोजीनियस वगैरह पढ़े उससे थोड़ा सा अलग होगा। तो शुरू में हमने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी थी, वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी भी बताई थी कि कैसे कैसे पहचानेंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। तो वह डेफिनेशन मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आप उसे फिर से रिवाइज कर सकें, ऑलरेडी आपने इसे पहले लिखा हुआ है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ऑर्डर n का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन differential equation of order n is of the form a naught x dny dxn प्लस a1x का मतलब फंक्शन ऑफ x dn माइनस वाई dxn माइनस 1 एंड सो ऑन an माइनस 1 dy dx प्लस an x y इक्वल टू bx वेयर a naught x is not identically zero। नॉट आइडेंटिकली जीरो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझिए, ऑर्डर n का जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का होता है। ऑर्डर n का मतलब उसमें डी एन वाई डी एक्स एन आ सकता है, और ऑर्डर n है माने इसका कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। तो नॉट आइडेंटिकली जीरो यहाँ पर हमने लिखा, जो डी एन वाई डी एक्स एन का कोफिशिएंट है उसको हमने लिखा है नॉट जीरो। इसको हम लिख सकते थे ए नॉट एक्स इज नॉट जीरो। तो जैसे कोई फंक्शन को हम कह रहे हैं कि नॉट आइडेंटिकली जीरो का मतलब यह है कि पूरी तरह से जीरो नहीं है। हो सकता है कि जो ए नॉट एक्स है, जो ए नॉट एक्स है यह फंक्शन है, तो इस फंक्शन का कुछ डोमेन भी होगा। तो यदि कोई फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर जीरो है, यदि किसी फंक्शन का मान अपने डोमेन उसके डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर जीरो है तो उसको बोला जाता है वह फंक्शन आइडेंटिकली जीरो है। ठीक है, तो नॉट आइडेंटिकली जीरो मतलब का क्या मतलब है कि जो है वो पूरी तरह से जीरो नहीं हो सकता है। कुछ पॉइंट अपने डोमेन के कुछ पॉइंट पर जीरो हो, लेकिन कुछ पॉइंट कम से कम जो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर इसका मान जीरो नहीं होगा। तो आइडेंटिकली जीरो का यह मतलब है। तो आपको लीनियर हम जो है कैसे पहचानने के लिए बताए थे। तो लीनियर पहचानने के लिए आपको करना क्या होगा, लीनियर पहचानने के लिए जितने भी डेरिवेटिव आएंगे सबका जो है लीनियर पहचानने के लिए जितने भी डेरिवेटिव आएंगे सबकी पावर एक रहनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या पहचानते थे आप लोग कि डेरिवेटिव के बगल में तो यक्स का फंक्शन आ सकता है, लेकिन कहीं पर भी डेरिवेटिव में डिपेंडेंट वेरिएबल का गुणा नहीं है। ठीक है ना, और आप क्या पहचानते थे कि जो है डेरिवेटिव जहाँ लिखा हुआ है जो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y का उसका डेरिवेटिव के साथ गुणा नहीं होना चाहिए। ठीक, बाकी जो है जहाँ जहाँ डेरिवेटिव लगा हुआ है डेरिवेटिव किसी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का नहीं लिया गया है। जो राइट हैंड साइड में वह x का फंक्शन है, y का जो कोफिशिएंट यहाँ यह भी x का फंक्शन, यह भी x का फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचानते थे कि वह जो है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। ऑलरेडी आपको पहले एक बार हम बता चुके हैं। तो बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा यह समझना है कि कैसे आप पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं, ताकि हम अपनी थियरी को आगे कंटिन्यू करें। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ जिसमें आपको पहचानना है कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। d2y dx2 प्लस 6x dy dx प्लस y इक्वल टू 0। सेकेंड लिख रहा हूँ d2y dx2
प्लस 5y dy dx प्लस 6y इक्वल टू 0। आप पहचानिए कौन सा लीनियर है कौन सा लीनियर नहीं है। पहला वाला लीनियर है, क्यों? क्योंकि जो है जितने भी डेरिवेटिव आए हुए हैं सबकी पावर 1 है, मतलब यह जो है इसका ऑर्डर 2 है और जो है सबकी पावर देखिए 1 आया हुआ है, ठीक है ना, यह लीनियर है। और लीनियर सिर्फ उतना हो जाने से लीनियर नहीं बोल रहा हूँ इसको। इसका देखिए इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 6x है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल या डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट आया वह x का फंक्शन रहना चाहिए, y का फंक्शन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ दूसरा वाला लीनियर नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट आ गया वह y का फंक्शन आ गया। डेरिवेटिव का कोफिशिएंट हमने देखिए जनरल फॉर्म में कहीं पर भी डेरिवेटिव का कोफिशिएंट y का फंक्शन नहीं लिखा है, हमने हर जगह x का फंक्शन लिखा हुआ है। तो यह वाला लीनियर क्यों नहीं है? इस टर्म की वजह से यह वाला लीनियर नहीं है। यह जो है लीनियर है, नॉट लीनियर। तो आपको सबसे पहले लीनियर और जो है नॉन लीनियर जो है पहचानना सीखना होगा। आप लोग अपने से कुछ ट्राई करिएगा। तो जो वन जिस इक्वेशन को बोल रहे हैं इसी को लेकर हम कंटिन्यू करेंगे। इस जनरल फॉर्म को पहचान लीजिए आप लोग। कुछ जो है उस वन से रिलेटेड कुछ जो है पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। वन, फर्स्ट पॉइंट, इफ bx इक्वल टू 0, और यहाँ जो bx इक्वल टू 0 वन का जो है राइट हैंड साइड है, bx इक्वल टू 0 मतलब आइडेंटिकली 0, देन इक्वेशन 1, देन differential equation 1 is called homogeneous, otherwise called non-homogeneous। तो अब यहाँ पर आपको यह कन्फ्यूजन हो सकता है कि पहले चैप्टर में तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ और पढ़ाया गया है, तो यहाँ पे इस टॉपिक में जो होमोजीनियस शब्द का यूज हम कर रहे हैं और जो पहले चैप्टर में जो होमोजीनियस पढ़ाए थे, पहले चैप्टर में तो होमोजीनियस इस फॉर्म का पढ़ाए थे ना, dy dx बराबर यहाँ कोई फंक्शन हो यहाँ कोई फंक्शन हो, दोनों की डिग्री सेम हो, तो वहाँ वाला जो होमोजीनियस शब्द था, यहाँ वाला जो होमोजीनियस शब्द है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप दोनों में कन्फ्यूज नहीं होंगे। वहाँ वाला होमोजीनियस अलग शब्द है, यहाँ वाला होमोजीनियस दूसरे सेंस में बोल रहे हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को होमोजीनियस तब बोलेंगे यदि जो राइट हैंड साइड है वह क्या हो, 0, मतलब जो राइट हैंड साइड में जो bx लिखा था, मतलब ऐसा टर्म 0 होना चाहिए जो मतलब डेरिवेटिव का कोफिशिएंट ना हो और y का कोफिशिएंट ना हो, ठीक है ना, मतलब जो टर्म डेरिवेटिव और y से फ्री हो। देखिए हर टर्म में डेरिवेटिव आया था, एक टर्म में y आया था और राइट हैंड साइड में सिर्फ bx था। तो किस टर्म को 0 कर रहा हूं मैं? ऐसा टर्म जो डेरिवेटिव से फ्री हो, मतलब जिस टर्म में डेरिवेटिव ना हो और जो y से मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, वह टर्म 0 हो जाए तो बोला जाएगा कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है। तो राइट हैंड साइड बोलना सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो इक्वल टू में bx लिखा था, हो सकता है लेफ्ट हैंड में ला के ऐसे लिख दूँ -bx इक्वल टू 0, अब तो वह लेफ्ट में चला है। तो राइट हैंड साइड नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वह टर्म 0 होना चाहिए जो डेरिवेटिव से और डिपेंडेंट वेरिएबल से फ्री हो। वह टर्म यदि 0 है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम हम लोग लिखेंगे होमोजीनियस, और यहाँ वाला होमोजीनियस वर्ड वहाँ वाले से कंपेयर नहीं करना है आपको। और यदि जो है वह 0 नहीं है तो बोला जाएगा यह नॉन होमोजीनियस है। सेकेंड, इफ ऑल ai, ऑल ai का मतलब a0, a1, a2 माने जितने कोफिशिएंट आए थे आर कांस्टेंट, मतलब जितने कोफिशिएंट आए थे यदि सब कांस्टेंट हो जाएं, देन differential equation 1 is called linear differential equation
with constant coefficient, with constant coefficients, otherwise called linear differential equation with variable coefficients। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि जो कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जितने कोफिशिएंट आ रहे हैं, यदि प्रत्येक, अच्छा कोफिशिएंट किसका देखना है आपको, डेरिवेटिव का और y का कोफिशिएंट, यदि जितने कोफिशिएंट वाली चीज़ें हैं वह सभी अगर कांस्टेंट हैं, सभी कांस्टेंट हैं, यहाँ ऑल लिखा हूँ, यदि सभी कांस्टेंट है बोला जाएगा वह डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन कैसा है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला है। लेकिन इनमें से कोई एक, सभी वेरिएबल नहीं करना है, कम से कम एक वेरिएबल हो जाए तो बोलेंगे वो वेरिएबल कोफिशिएंट का है। सभी कांस्टेंट रहेंगे तो कांस्टेंट कोफिशिएंट का, और कम से कम एक वेरिएबल आ गया तो उसको बोलेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट का, वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड पॉइंट, in terms of differential operator D, equation 1 can be written as, अच्छा ध्यान से देखिए, जहाँ डी डी एक्स लिखा हुआ है उसके जगह कैपिटल डी लिखेंगे हम लोग, d2y, सॉरी dx2 के जगह हम लोग लिखेंगे d2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसी तरह से जब ddx के जगह d लिख रहे हैं तो यहीं y रहेगा तो यहाँ dy हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको जो है जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ddx को बोला जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो उसके जगह d लिख रहे हैं। तो d के टर्म में जो dn dxn है इसके जगह हम लोग लिखेंगे dn। ठीक है, d की पावर n मत पढ़िए, dn ही पढ़िए उसको। तो उसके टर्म में इक्वेशन 1 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर था a0x था और यहाँ dn यह वाला टर्म लिखा हुआ था, तो उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dn और यहाँ y, और यहाँ था a1x, यहाँ dn-1y एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, an-1 था x और यहाँ dy dx था तो dy, लास्ट में एक टर्म था anx और यहाँ y था और उधर था bx। तो जो है d के टर्म में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, तो इसी को थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू कर दें। चलिए अगले पॉइंट पे उसको लिखते हैं 4 if all ai's are constant and equation 1 is homogeneous then। तो इक्वेशन 1 होमोजीनियस है, मतलब जो bx है 0 हो गया और सभी ai कांस्टेंट है, तो a0x नहीं लिखने जा रहा हूँ, सिर्फ a0 लिखूंगा। माने a0x अगर कांस्टेंट है तो सिर्फ a0 से काम चला ले रहा हूँ, क्योंकि वह x का फंक्शन समझ सकते हैं लेकिन फिलहाल वह कांस्टेंट है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a0 एक कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, और यहाँ लिख सकते हैं dny प्लस a1 dn-y एंड सो ऑन an-1 dy प्लस an-y इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि होमोजीनियस लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले होमोजीनियस वाली थियरी डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद नॉन होमोजीनियस वाली बताएंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a0 और देखिए y जहाँ उसको बाहर लिखने जा रहा हूँ dn प्लस a1 dn-1 एंड सो ऑन an-1 d प्लस an, और टोटल के बाहर हमने लिख दिया y। देखिए y जब इसके साथ आएगा तो dny बन जाएगा, ऑपरेटर पे आएगा, कांस्टेंट के साथ नहीं आएगा। y यहाँ आएगा, यह वाला टर्म बन जाएगा,
y यहाँ आएगा, यह वाला टर्म बन जाएगा, y यहाँ आएगा, यह वाला टर्म बन जाएगा। तो जो यहाँ पर इतनी चीज़ें मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसके जगह देखिए इसमें या तो कांस्टेंट है a0, a1, an माइनस 1 और an, जो d है इसको मैं d का फंक्शन समझने जा रहा हूँ। तो इसके जगह मैं लिखने जा रहा हूँ f ब्रैकेट में d, मतलब ये d का फंक्शन समझने जा रहा हूँ। और बाहर क्या लिखा हुआ है, y = 0, ठीक है। जहाँ एफ डी हमने किसको माना, y को बाहर निकालने के बाद जो बचा उसको हमने क्या माना, एफ ऑफ डी। तो अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि जो d होता है वह एक लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। where एफ डी इक्वल टू, एफ डी किसको माना, a0 dn a1 dn माइनस 1 प्लस an माइनस 1 d प्लस an इज एन लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ लीनियर शब्द हमने इसलिए यूज किया है, ठीक है। जैसे आप डी डी एक्स की प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, आप डी डी एक्स की प्रॉपर्टी यह जानते हैं कि कोई दो फंक्शन है, एक यफ है और एक जी है, अगर उसका डेरिवेटिव, अच्छा इसके बगल में कांस्टेंट आया है, इसको अल्फ़ा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, यह दो फंक्शन है। तो अगर इनका डेरिवेटिव करना हो तो लीनियर शब्द वहाँ पर यूज होता है कि अगर जो है हमको डेरिवेटिव करना है तो अगर दो चीज़ों का सम है तो यह दोनों पे बढ़ जाएगा, माने डी डी एक्स पहले का भी हो जाएगा, डी डी एक्स दूसरे का भी। साथ ही साथ एक शर्त और होनी चाहिए कि जो है किसी कांस्टेंट से गुणा हो तो कांस्टेंट बाहर निकल जाना चाहिए। तो हम लोग इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा बाहर निकल गया, डी डी एक्स किसका, यफ का, बीटा बाहर निकल गया, डी डी एक्स किसका, जी का। तो डी डी एक्स को जो है हम लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। लीनियर क्यों, क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकल सकता है और यह प्लस पर बढ़ सकता है, प्लस या माइनस पे बढ़ सकता है। दो प्रॉपर्टी रहेंगी तो लीनियर बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर दो प्रॉपर्टी रहेंगी तो बोलेंगे कि मतलब दो फंक्शन का सम है तो वह ऑपरेटर दोनों पे बढ़ जाए और कांस्टेंट कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए। तो जो डी डी एक्स है वह लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर तो होता है, हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन हम एफ डी को भी कह रहे हैं वह लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। क्यों, क्योंकि एफ डी की जो यह वैल्यू है, यह ऑपरेट करेंगे कहीं पर तो भी वह जो है कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, दो चीज़ों पे बढ़ जाएगा। तो इस टोटल एफ डी को क्या हम लोग बोल रहे हैं, यह लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब मैं जो है अगले पॉइंट पे लिख दे रहा हूँ, वेयर दैट इज, इसी में लिख दे रहा हूँ, दैट इज एफ डी अगर आप कहीं ऑपरेट कर रहे हैं अल्फ़ा और यहाँ मान लीजिए y1 y2 ले रहा हूँ, दो चीज़ें, ठीक है। चलिए एफ और जी लिख दे रहा हूँ, एफ प्लस बीटा जी एक्स। तो एफ डी क्या करेगा, अल्फ़ा को बाहर निकाल देगा और तो एफ दोनों सेम हो जा रहा है ना, तो यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ, इसको बदल देते हैं। तो एफ डी का काम क्या होगा, यहाँ y1 कर देते हैं, y1 y2 x के फंक्शन है, अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट है, अल्फ़ा निकल गया, एफ डी y1 बीटा बाहर निकल गया, एफ डी y2। तो एफ डी को अगर लीनियर ऑपरेटर बोल रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि अगर कांस्टेंट, इसके पास यह प्रॉपर्टी है कि वह कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता है और प्लस माइनस पे बढ़ सकता है, ठीक है। हम प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते समय हम लोग जो है इसका यूज करेंगे। डी लीनियर ऑपरेटर, इसलिए एफ डी भी लीनियर ऑपरेटर होगा। क्यों, आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं, डी लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। तो डी लीनियर ऑपरेटर है तो जो यहाँ पर D2 आएगा वह भी लीनियर ऑपरेटर होगा, Dn-1 भी लीनियर ऑपरेटर होगा, यह लीनियर ऑपरेटर इसमें किसी कांस्टेंट से गुणा करेंगे वो भी लीनियर ऑपरेटर होगा। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं कि वह एक लीनियर ऑपरेटर है। और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैं जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको जो है ये एग्जाम्पल दे दूँगा या किस तरह से लीनियर ऑपरेटर है। फिलहाल अभी लीनियर ऑपरेटर है, फिलहाल इतना ही जानिए। 4 पॉइंट हुए थे, 5।
तो यहाँ पर होमोजीनियस वाले को आपको इक्वेशन कुछ मानना है। यहाँ पे जो मैंने लिखा था एफ डी वाई इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 आप मान लीजिए, चौथे वाले में हमने लिखा हुआ था। तो यह क्या है, होमोजीनियस है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला। ठीक, लिखिए इफ y1 is a solution of equation 2, then C1y1 is also a solution। क्या हमने लिखा है कि अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, देखिए ये होमोजीनियस था, 2 वाला इक्वेशन 2 क्या है, होमोजीनियस है। अगर उस होमोजीनियस का कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में कांस्टेंट से गुणा कर देंगे तो वह भी उसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब कोई दूसरा वाला तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है तो उसमें यदि आप कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं तो वह भी एक सॉल्यूशन होगा। मतलब जो है कांस्टेंट से गुणा करते जाइए, नए सॉल्यूशन पाते जाइए। इसका मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहीं से आप खोज सकते हैं। तो इसको प्रूफ करके हम दिखा देते हैं। तो y1 सॉल्यूशन है, सिंस y बराबर y1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2। तो जब सॉल्यूशन है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा दूसरे को। तो दूसरे में y के जगह y1 रख दीजिए, तो एफ डी वाई के जगह क्या लिख दिया, y1, एफ डी बड़ा सा चीज बराबर 0, यह हो गया। नाउ अब हम लोगों को दिखाना है कि C1y1 सॉल्यूशन है और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एफ डी वाई बराबर 0, यह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम कैसे पहचाने कि यह इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, यही तो प्रूव करना है, तो दिया हुआ है। तो यह इसका सॉल्यूशन तब होगा जब y के जगह C1y1 रखा जाए तो दोनों साइड आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में रख के, हमको पता नहीं है कि 0 आएगा कि नहीं, चेक करना है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एफ डी, या ऐसे निकालते हैं, एफ डी, उसके जगह लिखिए y के जगह C1y1 बराबर, इसको सॉल्व करके देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। देखिए y की जगह C1y1 रखा, अगर 0 आ गया तो इसका मतलब यह भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। y की जगह वह रख दीजिए, दोनों साइड बराबर, तो वह चीज़ जो है इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो देखिए एफ डी एक लीनियर ऑपरेटर है, तो लीनियर ऑपरेटर क्या करेगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता है तो यह बन गया एफ डी वाई1, और एफ डी वाई1 0 है, क्योंकि y1 को तो सॉल्यूशन बताया है उन्होंने ना। तो एफ डी वाई1 0 है, तो इसका मतलब 0। देयरफॉर इसका मतलब C1y1 भी उसको 0 बना रहा है। देयरफॉर y बराबर C1y1 इज आल्सो अ सॉल्यूशन। तो इसमें आपने क्या सीखा, आपने यह सीखा कि कोई होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई उसका सॉल्यूशन है, तो उसका कांस्टेंट मल्टीपल भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यह 5 था। 6, इफ y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn आर solutions of 2, then C1y1 plus C2y2 and so on Cn yn is also a solution। अच्छा, इसको समझिए जो मैं लिख क्या रहा हूँ। यदि जो है इक्वेशन 2 के पास जो सॉल्यूशन है C1y1 y2 yn सॉल्यूशन है उसके पास, तो n सॉल्यूशन जो हैं तो सभी सॉल्यूशन में किसी कांस्टेंट से गुणा करके जोड़ दीजिए, तो जो चीज़ मिलेगा वह भी उसका एक सॉल्यूशन होगा। इसको बोला जाता है, देखिए y1 में पहले सॉल्यूशन में कांस्टेंट से गुणा कर दिया, प्लस दूसरे सॉल्यूशन में किसी कांस्टेंट से गुणा, प्लस n सॉल्यूशन में किसी कांस्टेंट से गुणा करके जोड़ दिया, तो इसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 yn। तो इसको और अच्छी सी भाषा में अगर कहना होगा कि जो है कुछ सॉल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है।
y1 y2 yn कुछ सॉल्यूशन हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको प्रूव करके देखा जाए। प्रूफ सिंस y1 y2 yn आर सॉल्यूशंस ऑफ 2, तो जब सॉल्यूशन है तो दूसरे को सभी सेटिस्फाइड करेंगे, तो y1 से सेटिस्फाइड करा देते हैं, ये भी 0, y2 भी सेटिस्फाइड करेगा, y के जगह y2 रख दिया, ये भी 0, और yn भी उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो एफ डी yn इक्वल टू 0। तो अब हमको यदि प्रूव करना है कि यह सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो y के जगह इतना रख के निकाला जाए, आंसर 0 बन गया तो सॉल्यूशन होगा। नाउ एफ डी और y के जगह क्या लिखने जा रहा हूँ, c1 y1 c2 y2 cn yn बराबर एफ डी लीनियर ऑपरेटर है, कांस्टेंट को बाहर निकालेगा सब पे बटेगा, तो c1 हो गया और कांस्टेंट बाहर, एफ डी y1 c2 एफ डी y2 एंड सो ऑन cn एफ डी yn। ध्यान से देखिए c1 y1 एक सॉल्यूशन था तो एफ डी y1 बराबर क्या बनेगा, उसको सेटिस्फाइड करेगा, 0 बनेगा, गुड़े 0। उसी तरह से यह कितना 0, cn यह कितना 0 0। इसका मतलब y के जगह अगर इतनी चीज़ रख दिया जाए तो भी जो है दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। देयरफॉर c1 y1 cn yn इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, मतलब कुछ सॉल्यूशन हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, जो यह सॉल्यूशन हमने लिखा था पांचवें में, लेट इसी पांचवें में ही चलिए इसको 6 था 7 कर देते हैं, 7 u बराबर c1 yn c2 y2 cn yn। तो देखिए जो यह भी तो एक सॉल्यूशन है, यदि y1 y2 yn से सॉल्यूशन है तो यह भी एक सॉल्यूशन होगा, और उस टोटल को हमने u मान लिया, ठीक है। इज ठीक है a solution is a solution containing n arbitrary constants। यह एक सॉल्यूशन है जिसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 1 2 n, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितने डिग्री का वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, n डिग्री का, और उसके यह भी एक सॉल्यूशन है। यदि y1 y2 yn सॉल्यूशन है तो यह सॉल्यूशन कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन कर रहा है, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, तो उसके जो है ऑर्डर के बराबर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन कर रहा है, तो इस सॉल्यूशन का नाम है जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कंटेनिंग n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, ऑफ 2 डिफरेंशियल इक्वेशन 2, ठीक है। ये 7 पॉइंट हुए। अच्छा, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके पास तो एक हमेशा सॉल्यूशन होगा y बराबर 0, जैसे आप यहाँ लिखे हुए हैं एफ डी, यही तो इक्वेशन 2 था, तो इसके पास तो एक ट्राइवियल सॉल्यूशन है, y बराबर 0 इसको हमेशा सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि y के जगह 0 रखेंगे तो 0 बराबर 0, तो y बराबर 0 को इसका जो बोला जाता है ट्राइवियल सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है, या इम्प्रॉपर सॉल्यूशन। जैसे ग्रुप थियरी में आपको प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, वही शब्द यहाँ यूज कर रहा हूँ। y बराबर 0 इसको हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। तो जो होमोजीनियस वाली चीज़ है उसके पास तो एक सॉल्यूशन पहले से ही मौजूद है, y बराबर 0, या इम्प्रॉपर सॉल्यूशन कहा जाता है, या ट्राइवियल सॉल्यूशन इसको कहा जा सकता है। तो हमने तो होमोजीनियस के बारे में आपको बता दिया, हम अब नॉन होमोजीनियस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि नॉन होमोजीनियस रहेगा तो क्या करना है। तो वह 7 था, तो 8वें में लिख रहा हूँ, कंसीडर
नॉन होमोजीनियस कंसीडर एफ डी वाई बराबर बी एक्स। यह जो है हमने क्या इसको 3 मान लिया। यह हमने क्या कंसीडर किया, नॉन होमोजीनियस लिया। राइट हैंड साइड में 0 नहीं लिखा हमने, ठीक है। लेट वी बी एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ 3 देन। मान लेते वी कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन भले से जनरल सॉल्यूशन से मिलता है, लेकिन वह भी एक तरह का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी एक तरह का सॉल्यूशन होता है। तो वी कोई इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन यदि है तो वी भी उसको सेटिस्फाइड करेगा। मतलब एफ डी वी बराबर क्या होगा, बी होगा। चलिए बी एक्स को सिर्फ बी लिख दे रहा हूँ, आप उसको बी एक्स समझते रहिए, ठीक है। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। नाउ एफ डी, यहाँ u लिख रहा हूँ। u कौन वाला, c1 u, c1 y1 c2 y2 cn yn, जो u माना था वही u है, प्लस v कौन सा, v यहाँ वाला v, यह वाला v। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, एफ डी लीनियर ऑपरेटर है, दोनों पे बटेगा। एफ डी यू प्लस यह क्या बनेगा, एफ डी वी। अब ध्यान से यहीं पर आपको समझना है, एफ डी यू किसके बराबर होगा, एफ डी यू 0 के बराबर होगा। क्योंकि जो u हम लोग किसको, जो एफ डी वाई बराबर 0, इसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन को u मान के चल रहे हैं। तो u इसको सेटिस्फाइड करेगा ना। तो u बराबर जो हमने c1 y1 माना था वही u है, तो u इसको सेटिस्फाइड करेगा। मतलब एफ डी यू बराबर 0। तो एफ डी यू बराबर क्या बना, 0। और v किसको मान के चल रहे हैं, इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन को मान के चल, v इसको सेटिस्फाइड करेगा। मतलब एफ डी वी के जगह क्या लिख सकते हैं, b। तो टोटल क्या बना, b। इसका मतलब यदि y के जगह u प्लस वी रख दिया जाए तो एफ डी लगाने के बाद राइट हैंड साइड मिल जा रहा है b। तो मतलब u प्लस वी किसको सेटिस्फाइड किया, u प्लस वी इसको सेटिस्फाइड किया। क्योंकि y के जगह इतना रख दिया जाए तो आउटपुट b बन गया, माने लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देयरफॉर u प्लस वी इज अ सॉल्यूशन ऑफ इसका 3। तो अब देखिए यहाँ यहीं से हमको एक आइडिया मिल रही है कि जो है नॉन होमोजीनियस वाले का जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो वह 2 टुकड़ों में हम लोग लिख सकते हैं। पहला टुकड़ा जो है होमोजीनियस वाले की मदद से लिख देते हैं, और दूसरा टुकड़ा इसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के लिख देते हैं। तो इस आइडिया से हम लोग जो है एक रिजल्ट और लिखने जा रहे हैं। हेंस, नीचे लिखे हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस linear differential equation is of the form, general solution of non homogeneous linear differential equation of the form y बराबर u प्लस v। ठीक है, जहाँ पहले वाले को बोला जाता है, जो पहला वाला टुकड़ा है वह जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो दूसरा वाला टुकड़ा है एनी वर्ड लिख रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढेर सारे, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखिए, एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहा जाता है, तो इसको पी आई लिख दिया, आई फॉर इंटीग्रल। यह आपका जो है जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोगों को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना, तो उसके सॉल्यूशन को हम लोग, होमोजीनियस वाला तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, नॉन होमोजीनियस को यदि सॉल्व करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब किसका जो जनरल सॉल्यूशन, या कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन लिखा हुआ किसका जनरल सॉल्यूशन है, होमोजीनियस वाले के जनरल सॉल्यूशन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन शब्द बोला था। तो सबसे पहले हम लोग, अगर हमें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले होमोजीनियस को सॉल्व करिए, तो उससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा, और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आपको बता दूंगा मैं अलग से, ठीक है ना। तो अच्छा, जो जनरल सॉल्यूशन मैं इसको बोल रहा हूँ तो इसमें n कांस्टेंट आने चाहिए ना। जो यह पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसमें कितने कांस्टेंट मौजूद हैं, एक भी नहीं, और इसमें कितने कांस्टेंट मौजूद थे, n।
तो इस टुकड़े में एक भी कांस्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि जो है यह पर्टिकुलर इंटीग्रल है, और इसमें कितने रहेंगे n, तो टोटल कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुए n, मतलब यह जनरल सॉल्यूशन कहा जा सकता है।